to notice to the Union of India as well as all the state government. Solicitor, we can appear for Union of India. I will appear for Union of India. Because directly affect us. That's right. Questions which. No, why will only it directly affect us? It will affect the entire country. Yes. We are not deciding the Tamil Nadu issue. That's important. It's not a question of particular state. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। इस वक्त देश में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। लोग वजह समझने की कोशिश कर रहे हैं, सदन हंगामेदार है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर भी देश भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने जो चुनौती पेश की थी सुप्रीम कोर्ट को, उस केस को सीजेआई गवई ने बहुत ही प्रमुखता से लेते हुए बहस शुरू कर दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, वो पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल पहले दिन होता क्या है, राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 इन्वोक करते हुए 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे, जिसका मकसद साफ था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए समय सीमा तय कर दी थी, जो ऐतिहासिक फैसले के तौर पर देखा गया, क्योंकि अब तक राष्ट्रपति और गवर्नर पर इस तरीके का फैसला कभी सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया था, जहां राज्यों के बिलों पर कुंडली मारने की प्रवृत्ति पर ही रोक लगा दी गई और समय सीमा तय करते हुए कह दिया गया था कि राष्ट्रपति हो या गवर्नर, आपके पास कोई पॉकेट वीटो पावर नहीं है। समय सीमा निर्धारित की जाएगी, संविधान से ऊपर आप भी नहीं हैं। और फिर जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया था। ऐसे में पूरे देश में इस फैसले से खलबली मच गई थी, खास करके मोदी शाह की पूरी लॉबी में तो समझिए कि हड़कंप था। उसके बाद उपराष्ट्रपति काफी गुस्से में वो सुप्रीम कोर्ट पर भड़क रहे थे। हालांकि अब उन्होंने अचानक से इस्तीफा देकर अलग ही माहौल खड़ा कर दिया है। लेकिन राष्ट्रपति का 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट में था, तो सीजेआई गवई ने 5 जजों की बेंच बिठा दी है, खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और बहस आज शुरू हो गई। तो जरा समझिएगा कि पहले दिन क्या हुआ। कई नामी वकील कोर्ट में हाजिर थे और पहले दिन ही सीजेआई गवई ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर नोटिस जारी करने को कहा कि उनसे जुड़े तमाम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो जाएं, क्योंकि अब और मौके नहीं मिलेंगे। जल्द से जल्द महीने 2 महीने के भीतर इसमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, क्योंकि संवैधानिक संस्थानों के टकराव का सवाल है और संघीय ढांचे पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा कि आखिर सर्वोच्च कौन है। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि इस देश में संविधान ही सर्वोच्च है, ना कि राष्ट्रपति, ना संसद, ना सुप्रीम कोर्ट। ये सब में से संविधान सबसे ऊपर माना जाएगा और इसके तहत जो नहीं चलेगा उसे सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करके अपनी जगह दिखा दे। अब यहां समझिए कि आज बताया जा रहा है कि जो 5 जजों की बेंच थी उसमें सीजेआई बीआर गवई तो थे, साथ में नरसिम्हा साहब थे, जस्टिस सूर्यकांत थे जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं गवई साहब के रिटायरमेंट के बाद, फिर जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एएस चंद्रूकर थे। अब इन लोगों ने जब बहस की शुरुआत की तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहने लगे कि इतनी भी जल्दबाजी क्या है, आराम से करते हैं ना। फिर हंसी मजाक का माहौल भी हुआ। हम कोर्ट रूम की पूरी बातें आपको बताते हैं, जो पहले दिन घटनाएं घटती हैं वो किस हिसाब से आगे बढ़ी थी। यहाँ कहा जा रहा है कि सुनवाई में बड़े बड़े वकील शामिल हुए। कपिल सिब्बल तो थे ही, अभिषेक मनु सिंह भी थे, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के सबसे बड़े कानून अधिकारी आर वेंकट रमनी जी थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, केरल राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल ने भी मामले की वैधता पर सवाल उठाया, वो भी मौजूद थे। और आप देखेंगे तमिलनाडु ने ही इस मामले में ऐतिहासिक फैसला कराने पर महती भूमिका निभाई और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए भी टाइमलाइन सेट किया कि आप संविधान से ऊपर नहीं हैं। अब ऐसे में केरल भी केंद्र सरकार से पीड़ित है।
जब गवर्नर वहां पर मनमानी करते हैं तो वहां भी उन्हें दिक्कत महसूस हुई, तो वो पहुंच गए कि मैं भी इसमें एक पक्षकार बनूंगा। अब देखिए, जब वैधता पर सवाल उठा है कि यह सवाल जो पूछे गए हैं क्यों पूछे गए हैं, क्या इसमें क्या क्लैरिटी नहीं है। फिर यहाँ तुषार मेहता ने कहा कि आज आप इस केस की सुनवाई करवा रहे हैं, मुझे यह सही समय नहीं लग रहा है। कपिल सिब्बल भी वहां पर थे, वो भी कह रहे थे कि अचानक से इस पर अगर सुनवाई होगी तो सबको तैयारी करने की जरूरत है। सीजेआई ने सीधे कहा अटॉर्नी जनरल से कि अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी साहब, मैं आपसे कहूंगा कि केंद्र और राज्यों के लिए नोटिस आप स्वीकार कर लें जो हम जारी कर रहे हैं, उसके बाद केंद्र और राज्य अपने हिसाब से नोटिस इशू कर दे कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन आएगा और कौन कौन पक्ष रखेगा। समय सीमा को लेकर भी सीजेआई ने कहा कि अगली सुनवाई के लिए प्रारंभिक तौर पर अगस्त मध्य में शुरू करने की योजना हम बना रहे हैं। अगली तारीख उन्होंने कहा कि पहले एक सप्ताह के बाद पहले तय कर लें कि कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, तो 29 जुलाई 2025 की एक तारीख तय की गई है, यानी अगले मंगलवार। तमिलनाडु के वकील ने भी वैधता का मुद्दा उठाने की बात कही, वो भी मौजूद हो गए। तो एक रोचक पल तब आया जब तुषार मेहता यहां पर हल्के फुल्के अंदाज में कहने लगे कि इतने सारे अनुरोध हो रहे हैं और बार बार अनुरोध तो तभी सफल होता है जब कोई पुरुष किसी लड़की को प्रपोज करे, जिस पर कपिल सिब्बल ने मजाकिया जवाब दिया। हालांकि कपिल सिब्बल इस वक्त तुषार मेहता के साथ खड़े नजर आते हैं। हालांकि कपिल सिब्बल का स्टैंड काफी डिफरेंट होता है, किरण रिजिजू से अलग बहस में वो घिरे हुए। कपिल सिब्बल को औसत वकील किरण रिजिजू ने करार दिया है। उन्होंने कहा कि सिब्बल साहब अपना एजेंडा हर जगह चलाते हैं, फिर चाहे अदालत हो या पार्लियामेंट हो। जो यशवंत वर्मा मामले और शेखर यादव मामले को लेकर कपिल सिब्बल ने मुहिम छेड़ी है कि अगर इंपीचमेंट हो तो दोनों का हो, वरना किसी का ना हो। ये सिचुएशन उन्होंने खड़े किए हैं और उसमें जो रायशुमारी वो कर रहे थे, जिसके चलते किरण रिजिजू का गुस्सा भी फूटा था। खैर, यहाँ पर वो लग रहा है कि तुषार मेहता से सहमति व्यक्त कर रहे हैं और उनके हल्के फुल्के अंदाज में भी भागीदार बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, जो सीनियर एडवोकेट विल्सन साहब थे, उन्होंने कहा कि यह जो मामला है उनके राज्य को सीधे प्रभावित करेगा, क्योंकि तमिलनाडु से ही यह विवाद कितना बड़ा बन गया। क्योंकि तमिलनाडु सरकार, स्टालिन सरकार अगर आरएन रवि का प्रतिकार नहीं करते, उनके मनमाने फैसले के खिलाफ वो अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाते, तो मुश्किलें बढ़ती चली जाती। तब तो फिर उस सरकार पर आरोप लगता कि उन्होंने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो जनता के प्राथमिक मुद्दे से जुड़े विधेयक अगर लटकाते जाते रहेंगे कि राज्य उन्हें परेशान करे और जनता में यह मैसेज जाए, तो फिर निर्णय तो लेना था। लिहाजा अब विल्सन साहब ने कहा है कि यह मामला तो सीधे उनके राज्य को प्रभावित करेगा। सीजेआई ने साफ कहा कि यह सिर्फ आपके राज्य की बात अब नहीं रह गई है। राष्ट्रपति के सवाल आने के बाद अब यह मामला पूरे देश का हो चुका है, पूरे देश को यह प्रभावित करेगा। आज की कार्यवाही में कोई अंतिम निर्णय तो नहीं हुआ है, लेकिन यह क्लियर हो गया कि यह मामला भारत के संघीय ढांचे को नई दिशा दे सकता है। यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है, हर बार हर लोगों के मन में सवाल उठता है। हमने आपको साफ कहा है कि यह मामला इतना इंपॉर्टेंट है कि देश में सर्वोच्च कौन है वो तय करने की जिम्मेवारी इस वक्त सीजेआई बीआर गवई के पास है। शक्तियों का संतुलन कैसे होगा, यह बड़ा मसला बनकर खड़ा हुआ है। देखिए, क्योंकि यह राज्य और केंद्र के बीच शक्ति संतुलन को परिभाषित कर देगा। अगर कोर्ट समय सीमा तय करता है तो राज्यपालों और राष्ट्रपति की स्वायत्ता पर सवाल उठ रहा है कि उन्होंने उनकी स्वायत्ता पर दखलंदाजी दी है। लेकिन जिस तर्क के साथ जेबी पारदेवाला और जस्टिस आर महादेवन ने फैसला किया, उसे काटने की क्षमता इस वक्त शायद किसी में नहीं है। इसकी व्याख्या बड़े लेवल पर होगी, तभी कोई और रास्ता निकल सकता है। अब यहां समझना होगा कि अगर समय सीमा तय नहीं होगी, सीजेआई गवई यह मान ले कि नहीं उन लोगों को फ्री छोड़ देना है, तब तो फिर से वही बात होगी कि जिनकी सरकार केंद्र में होगी और जहां विपक्ष शासित राज्य होंगे, वहां टकराव लगातार बना रहेगा। तो यह विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि फैसला लोकतंत्र में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
और आर्टिकल 143 इन्वोक करना, यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो किया है वह चर्चा का विषय तो था, लेकिन अब उससे बड़ा मुद्दा बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट यहां किस ठोस निर्णय पर पहुंच पाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस मामले में अब लेटेस्ट अपडेट 29 जुलाई को क्या आता है। पूरी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपसे अपील करूंगा कि हम आपके लिए कई प्रोडक्ट्स टैग कर देते हैं। आप भले ही वो नहीं खरीदें, लेकिन टैग प्रोडक्ट्स पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पर जाएं, आप अपनी पसंद की कोई और भी चीज खरीदें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप खरीदते हैं तो उसके बाद ऐसी कंपनियां हमें हमारा रिसर्च वर्क करने में, पत्रकारिता को मजबूत करने में थोड़ा बहुत सहयोग कर देती है। अगर आप इस माध्यम से शॉपिंग करेंगे तो हमें फायदा होगा। वीडियो पर हाइप का ऑप्शन होगा, अगर आप उसे दबा देते हैं तो हमारे वीडियोज को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। उम्मीद है आप हमारा साथ देंगे। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।